सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज हम लोग लेकर आए हैं 50 क्वेश्चंस और वो भी ऐसे 50 प्लस क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी एग्जाम के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। और आई होप कि आपको यहाँ से प्रश्न मिल जाएं, क्योंकि अगर यहाँ से प्रश्न मिल गए तो आपकी बहुत मदद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है मतलब असत्य है, और कौन कौन से सत्य है आपको ढूंढना है। पहला है, वयस्क मताधिकार के आधार पर बनाई गई थी संविधान सभा। तो देखिए, संविधान सभा जो थी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं बनाई गई थी मताधिकार के आधार पर ही, लेकिन वो जनमत का मताधिकार था, राज्यों की विधानसभाओं का मताधिकार था। वयस्क मताधिकार उसको नहीं बोला जाएगा, स्टेटमेंट गलत है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, जी नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। हमने आपको बताया ना, जनमत का निर्वाचन हुआ था, वहां पर प्रत्यक्ष निर्वाचन जैसा कुछ भी नहीं था, कोई भी क्राइटेरिया नहीं तय किया गया था ऐसा होगा कैंडिडेट खड़ा होगा वोट डालेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अगला है, वह बहुदलीय निकाय थी। जी हाँ, बिल्कुल बहुदलीय निकाय था। ब्रिटिश प्रेसिडेंसियां, ब्रिटिश रियासतें, देसी रियासतें थी, ब्रिटिश स्टेट्स के लोग थे और प्रेसिडेंसियां थी, तो बहुदलीय निकाय हो गया। अनेक समितियों के माध्यम से किया गया था। जी हाँ, टोटल 13 समितियां थी। तो 2 स्टेटमेंट सही है, 2 गलत है, तो पहला दूसरा गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला फिर से कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। गलत है मतलब गलत ही ढूंढना है, ऐसा ढूंढना है। पहला है कि समितियों की मदद से काम किया गया था, पीछे पढ़कर आए हैं, सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, इंग्लैंड, इंडियन, पारसियों के पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल दिया गया था, इनके बारे में बात की गई थी। इनका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं, सार्वभौम नहीं था, मताधिकार था, लेकिन जनमत जैसा था, सार्वभौम नहीं था, तो ये गलत है और एक ही गलत होगा क्योंकि कूट वाला नहीं है। इसका मतलब कलर चेंज कर देता हूं मैं, इसका मतलब है ये वाला आंसर हमारा गलत है। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बता रहा है कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। देखिए, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव था संविधान सभा, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू का था, जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल स्वीकार किया गया था। और अगर आपको पता है कब स्वीकार किया गया था तो कमेंट सेक्शन में डेट राइट करिए। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करती है। जी हाँ, उद्देशिका का चेंज भी नहीं हो सकता है, ऐसा अमेंडमेंट कर दिया गया है कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संविधान को भारत के लोगों से आदेशित किया गया था। आदेशित करने का मतलब है कि संविधान जो है वो जो सोर्स रखती है वो जनता रखती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। देखिए, राज्य का मुखिया होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते हैं, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके लिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके कौन से स्टेटमेंट सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, आई होप आपको दिखाई पड़ रहा होगा ठीक से। तो क्वेश्चन है, एक्स और वाई को मिलाना है आपको। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। अगला है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, ये थे के.एम. मुंशी। ठीक है ना, तो ये हो गया A4B3, ये आपका सही है, सेकंड वाला। राजस्थान रियासतों वाले जो कौन थे, ये थे वी.टी. कृष्णमाचारी। और अगला है, संघ संविधान के अध्यक्ष, ये थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, सो आई होप आपने देख लिया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। देखिए, एन गोपालस्वामी अयंगर। पहली बात तो प्रारूप समिति में टोटल कितने मेंबर्स थे ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रारूप समिति टोटल कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स की कमेटी थी, ठीक है ना। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे, तो टोटल 7 मेंबर्स थे। इसमें से एन गोपालस्वामी अयंगर थे, बिल्कुल सही। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर थे। सरदार पटेल नहीं थे। तो कौन कौन था, पहला था और तीसरा, तो फर्स्ट एंड थर्ड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। जी हाँ, ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। जी हाँ, गृहीत संविधान कहा जाता है। तो हमारे स्टेटमेंट्स तो दोनों राइट हैं। अच्छा, तो स्टेटमेंट राइट है। और अगला कह रहा है कि दोनों सत्य हैं, आर्य का सही स्पष्टीकरण। देखिए, स्पष्टीकरण वहां होता है जहां पर पहले स्टेटमेंट को दूसरा स्टेटमेंट पूरा कर रहा होता है, उसको व्याख्या दे रहा होता है। बट अगर आप देखो, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है इसलिए गृहीत संविधान है, नहीं, ये थोड़ा सा
गलत सा हो गया। अगर हम इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या कह सकते हैं, मतलब गृहीत संविधान, मतलब देश के अंदर हम लागू करके रखे हुए हैं, पूरा सब कुछ सिस्टमैटिक चल रहा है, इसलिए गृहीत संविधान है। देखिए गृह संविधान है, बट यही संविधान हमारी फॉरेन पॉलिसी भी डिसाइड करता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो दूसरे देशों को जाकर अपनी पॉलिसीज तय करते हैं। तो केवल गृहीत कहना ये ठीक नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, बट लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, इसलिए हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में इस भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका गया है। यह कथन किसका है? देखिए मैं सब फिर आपसे कहूंगा कि कथन जो भी है उन्हें आप याद कर लीजिए। आइवर जेनिक्स का ये कथन है। किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थे और कांग्रेस भारत था। बहुत बार पूछा गया है। ग्रेनविल ऑस्टिन, जी ऑस्टिन का स्टेटमेंट है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी। देखिए आपको स्क्रीन की साइड में ऊपर कॉर्नर में एक फोटो दिख रहा होगा, उस पर 15 सदस्यों के नाम लिखे हुए हैं महिलाओं के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। हाँ बिल्कुल यही स्टेटमेंट राइट है, संघीय प्रणाली है, तो एक ही राइट होगा फिर। सूची 1 और 2 को मिलाइए। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। वीडियो पॉज करके मिला सकते हैं। शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? यूके से ली गई है। आपात बंद जर्मनी से लिए गए हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट सारे मैच हो गए। अगला है सो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? देखिए मौलिक अधिकार की बात की जाए तो ये लिए गए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। संसदीय प्रणाली की बात कर रहा है। केंद्र राज्य संबंध की बात कर रहा है। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। ओके नेक्स्ट है विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से ली गई है। अगला है तो क्या हो गया? A2B3, A2B3 C4D1, डी ऑप्शन इज राइट है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? डीपीएसपी की बात कर रहा है, आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। संयुक्त राज्य समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और जो बचा हुआ है भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में इसकी शक्ति निहित है, ये आपका लिया गया है कनाडा से। ठीक है, देख लीजिए, मिला लीजिएगा। अगला है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। हाँ लंबा तो हो गया है भारत का संविधान। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। जी हाँ बिल्कुल सही है। तो ए और आर सही है, लेकिन ये एक दूसरे से अलग हैं, इसीलिए व्याख्या नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में 20 भाग हैं, गलत। 390 अनुच्छेद हैं, गलत। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई, सही। तो फिर केवल 3 सही है। अगला है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 मौलिक कर्तव्य। राज्य 6 में नहीं है, राज्य 5 में है। ओके नेक्स्ट है छठी अनुसूची किन राज्यों के लिए संबंधित है? तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और एक और है असम। तो सेकंड वाला सही है। संविधान की अनुसूची 6 निम्नलिखित में से कहाँ लागू नहीं होती? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम होना चाहिए था, मणिपुर है, यहाँ लागू नहीं होती। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 117 के अंतर्गत आता है। इसे राइट कर लीजिए कहीं पर। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कहाँ प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत प्राप्त किया गया। देखिए पंचायत से एक प्रश्न जरूर आएगा यूपीएससी एग्जाम में। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अनुच्छेद 117 आंसर था इसका। सही सुमेलित नहीं है, ये जरूर पढ़ लिया करिए। 39A समान न्याय विधिक सहायता सही है। 40 ग्राम पंचायत सही है। 44 नागरिक संहिता सही है। 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण ये गलत है। अगला है 124 संघीय न्यायपालिका, 5 नागरिकता, 352 आकस्मिक प्रावधान, 245 विधायी शक्तियों का
हस्तांतरण सब सीक्वेंस में लिखे हैं A1 B2 C3 D4, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है विधानता नए राज्यों को शामिल करना, अनुच्छेद 2 से मिला दीजिए इसे, समता का अधिकार 4 से मिला दीजिए, गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण 22 से मिला दीजिए, विधेयक को अनुमति देने का अधिकार इसे 111 से मिला दीजिए। देख लीजिएगा कौन सा राइट है। 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन सही है। 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, 155 राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्य विधान संरचना 170 में है, किसमें है? 170 नंबर आर्टिकल में है, यहाँ नहीं है, तो सब मैच हो गए। आगे बढ़ते तो प्रश्न नंबर 28 है अनुच्छेद 323 ए, ये किससे संबंधित है? तो 323 ए निर्वाचन प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। 324 निर्वाचन से, तो A2B1 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 ये रहा सी ऑप्शन, पहले से टिक लगाया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं 215 क्या कह रहा है? सूची मिलानी है आपको जो पता है पहले वो मिला लो। 226 क्या होता है? उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, तो सी ऐसे मिला दो डायरेक्ट। और यहाँ लिखा है उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय 215, इसे इससे मिला दो, तो ये क्या हो जाएगा? A4 C3, देखिए A4 कहाँ है? A4 एक में है, 2 में है, C3 देखो अरे तीनों में है, और ज्यादा ढूंढना पड़ेगा। B1 या B2 ये आपको देखना पड़ेगा क्या है। तो 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण, और ये सही है, तो अगर ये सही है तो इसे मिला दीजिए। तो इस हिसाब से 227 हो गया सभी न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति, और इस हिसाब से इसका ऑप्शन हो गया A4B1 A4B1 1 फर्स्ट वाला करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे मिलाएंगे? 148 से मिलाएंगे इसको। किससे मिलाएंगे? 148 से। तो A3 2 में है, 2 में से कोई एक हो सकता है, अभी आपको एक और मिलाना है। B 280 होता है, वित्त आयोग 280 में है, B2 में है, तो A3B2 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन 368 में है, वित्त आयोग 280 में है, वित्तीय आपात 360 में है, अखिल भारतीय सेवाएं 312 में है। आगे है अनुच्छेद 76 क्या है? भारत का महान्यायवादी है। 148 कैग है, 75 एक केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति है, और 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। फिर से मैच हो गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? एक चीज ध्यान देंगे, 9 और 9 का दोनों आते हैं, तो 9 में पंचायत है, 9 का में नगर पालिका है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाग 8 में क्या है? संघ क्षेत्र, या 4 का में क्या है? मूल कर्तव्य, ठीक है, मिला दीजिए। जहां से मिल रहा हो वो ऑप्शन पिक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा है A और यहाँ लिखा है 3, तो A3 कहाँ है? A3 ये वाला, तो A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है विधि के आमुख समानता, आर्टिकल 14 है। कार्य करने का अधिकार, देखिए जो पता है पहले वो मिलाओ। बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, पढ़ाया मैंने क्लास में आपको, 42 है, तो A3 हो गया। अच्छा ऑप्शंस नहीं है तो आपको पूरा मिलाना पड़ेगा। कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियां, ये 42 आर्टिकल है। कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार ये हो जाएगा आपका 41, कार्य करने का अधिकार 41, मानवीय स्थितियां, हाँ ठीक है, इसे मिला लीजिए। तो इनके आपको जो ना पता हो कहीं राइट कर लो। पंचायत फिर से रिपीट हो गया, पंचायत 9 भाग 9 में है, नगर पालिकाएं 9 का में है, सहकारी समितियां 9 खा में है, भाग 10 अधिकरण ये नहीं है, भाग 10 में अधिकरण नहीं है, तो इसे काट दीजिए, यही गलत है। मौलिक अधिकार कहाँ है? संविधान के किस भाग में रखे गए हैं? 3 में रखे गए हैं। मौलिक कर्तव्य 4 का में रखे गए हैं, संघ 5 में है, और आपात उपबंध कहाँ है? 18 में है। तो इसे A2B1 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 C4 D1 D3 ये हो गया। संविधान का भाग 15, भाग 16, भाग 17 और भाग 18, जो आपको आता है पहले वो मिला लो। भाग 18 और 17 ये सब अभी आपको मैंने पीछे पढ़ाए हैं। आपात उपबंध संविधान के पहले, चलिए राजभाषा बताइए किसमें? 17 में है, तो 17 कहाँ लिखा है? ये रहा, मिला दीजिए 17 को, ये आपका हो गया 17, नहीं चल रहा है 17, तो ये हो गया C2 कहाँ है? C2 अभी एक में ही है, तो आपको ज्यादा ढूंढना ही नहीं पड़ा, मिल गया, ठीक है ना। 15 में निर्वाचन हो गया,
और आपका संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? 16 आपका विशेष वर्ग के उपबंधों से संबंधित है। ठीक है, हो गया सारा। अगला है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पद निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, नीचे कह रहा है कि जहां पर एक्स लिखा हुआ है वहां पर एक डेट आएगी, किस दिन अधिनियमित किया गया था? कौन सी थी? 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था। हमारे संविधान राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? भारत अर्थात इंडिया, 2 ही नामों का प्रयोग किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? आपको ये बताना है कि कौन सा सीक्वेंस अडॉप्ट किया है हमने। प्रश्न नंबर 40 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? आपको सही क्रम बताना है कौन सा है। गणतंत्र, समाज, जनवादी, जनवादी कहाँ है? नहीं है, ठीक है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष 95 का है। अच्छा, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, देखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। वैसे तो ये सीक्वेंस ठीक नहीं है, बट अगर ठीक ठीक देखा जाए तो ये वाला जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ठीक ठीक बैठ रहा है, तो फिर आप डी को पिक कर लो। ठीक है, अगला है, कह रहा है ठीक ठीक लगा दो इनको। तो सार्वभौमिक का मतलब होता है प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक ठीक लगाते हैं इनको, देखते हैं भाई इसमें क्या आना चाहिए। समाजवादी, सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष। तो सबसे पहले रख दो सार्वभौमिक को, तो सबसे पहले आ गया सी। अब सी है 3 में, मतलब इसके आगे एक और लगाना पड़ेगा। तो सी के बाद समाजवादी रख दो, तो सी के बाद आ गया ए, तो सी के बाद ए, तो इसका सी के बाद ए मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन से कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवाद जोड़ा गया था और प्रत्यनिरपेक्षता जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो ये हो गया फर्स्ट और थर्ड, ये हो गया बी ऑप्शन। अगला है, उद्देशिका के संबंध में एक निम्न कथनों पर विचार करिए और सही दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि कौन से कथन कौन से सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव मतलब उद्देश्य प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, गलत है क्योंकि इसमें संशोधन किया जा सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, नहीं गलत है, कर सकता है बिल्कुल। केशवानंद भारतीवाद में यही कहा गया था, ठीक है ना, कि कोई भी चीज अगर संविधान की उद्देशिका के मूल ढांचे को ओवरलैप करती है तो उसे विधि शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो फिर पहला और दूसरा सही है। अगला है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य, आमुख का मतलब होता है प्रस्तावना का लक्ष्य, उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है, ऐसा करके प्रश्न पूछ रहा है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, हाँ ठीक है, ये तो है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी है। अवसर की समानता, ये भी है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये भी सही है, चारों सही है, ठीक है। अगला है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, देखिए गणतंत्र शब्द पहली बात तो पूछा जाता है लिया कहां से गया है, उत्तर होगा फ्रांस। और अगर कहता है कि बताइए इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है भारत का शासन वंशानुगत नहीं है, मतलब गणतंत्र का मतलब होता है देश का जो पहला नागरिक है, ठीक है ना, वो नागरिक चुना जाएगा, ठीक है। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा कथन सही है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1990 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, 42वें से जोड़े गए थे, ये 76 में आए थे, ठीक है। तो यही सही है, बाकी तो सब गलत ही होंगे क्योंकि अगर एक सही निकल गया है तो। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? देखिए उद्देशिका को संविधान की आत्मा बोला जाता है। अगला है, कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? देखिए राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है एक ऐसा देश जिस पर बाहरी देशों का नियंत्रण नहीं है और वो अपनी पॉलिसीज ठीक ठीक बना सकता है अपने मन से। अगला है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये पहला है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। अच्छा, देखिए पहला सही है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, जब तक विश्वास हासिल है तब तक वो मंत्री रह सकते हैं, उसके बाद लोकसभा भंग हो जाती है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। देखिए राज्य का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो ये हो गया गलत स्टेटमेंट, तो कौन कौन सा सही है? पहला और दूसरा सही है। अगला है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक सत्ता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है,
भारत एक कल्याणकारी राज्य है। चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस 2012। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। भारत के संविधान की एक संघीय प्रणाली है, ठीक है, ये सही है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, मतलब भारत के संविधान ने एक शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि शक्तिशाली केंद्र है, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। राज्य और अगर स्टेट में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर केंद्र का निर्णय प्रभावी होता है, तो हम कह सकते हैं ऐसा है। तो क्या होगा कि पहला और दूसरा दोनों सही है। सही तो दोनों है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक दूसरे की व्याख्या करते हैं कि नहीं। तो संघीय प्रणाली में क्या सभी केंद्र शक्तिशाली होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा संघीय प्रणाली का प्रावधान है इसलिए केंद्र शक्तिशाली है। संघीय प्रणाली है इसलिए केंद्र शक्तिशाली है, नहीं, ये नहीं कह सकते कि संघीय प्रणाली है इसलिए केंद्र शक्तिशाली है। ठीक है ना, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को देती है, ये तो लिस्ट पर डिपेंड कर गया ना, तो नहीं, ये नहीं मानना है, तो फिर इसका बी ही लगाएंगे। ठीक है ना, ए और आर सही है, बट स्पष्टीकरण ठीक नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? संविधान शासन की मूल संरचना के एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। दोनों संघ और राज्य विधायिकाएं प्रभुसत्ता संपन्न है। विधायिका, वित्तीय एवं न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, ये बिल्कुल सही है, संघीय शासन है हमारे यहाँ। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, मतलब एकात्मक झुकाव का मतलब होता है कि जरूरत पड़ने पर एकात्मक की तरह व्यवहार करता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। दोनों संघ और राज्य विधायिकाएं प्रभुसत्ता संपन्न है, जी नहीं, दोनों प्रभुता संपन्न नहीं है। संघ की प्रभुता संपन्न है, स्टेट प्रभुसत्ता संपन्न है। ठीक है, मतलब नेशन प्रभुसत्ता संपन्न है, स्टेट प्रभुसत्ता संपन्न नहीं। स्टेट्स अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड नहीं करते हैं। ठीक है ना, स्टेट्स की विधायिकाएं फॉरेन रूल्स नहीं बना सकती हैं अपने। अगला है, वित्तीय विधायिका न्यायिक शक्तियां तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई, नहीं, न्यायिक शक्तियों को विभाजित नहीं किया गया है। न्यायिक पर हमेशा केंद्र प्रभावी रहता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो 1 और 2 केवल हो जाएगा। अगला है, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, सही है, परोक्षतः निर्वाचित ही होता है क्योंकि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, जी हाँ, भारत गणतंत्र है। क्यों? क्योंकि जो उसका राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित होता है। तो यहाँ ए और आर सही है और ए और आर की व्याख्या सही है। कंप्लीट होते हैं 55 क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 50 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज रहने वाली है। क्वेश्चंस हो गए हैं, थोड़ा सा वेट करिए। इस वीडियो के मिलने के बाद अगले 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यूपीएसआई मूल विधि के हम आपको देंगे, उनको भी ऐसे ही डिस्कस करेंगे। जहां पर जरूरत होगी वहां पर अच्छे से बताएंगे, जहां पर लगेगा कम बताने से काम चल सकता है वहां पर कम बताएंगे। जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करिए। और हाँ, वीडियो पूरा वॉच करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।